welcome back to SK1X and we are back again with again after a long time and हम लोगों ने last few videos में वेरिएशनल कैलकुलस के कुछ concepts डिस्कस किए थे and we really saw that how you can turn the problem of extremization of an integral to the solution of a differential to the solution of a differential equation. So अगर आपके पास एक ऐसा केस है, we also solve the Bragg-Histochron problem. अगर आपके पास एक ऐसा केस है that you have to extremize this integral from t1 to t from let's say यहाँ पे अभी टाइम नहीं कंसिडर करेंगे, let's consider some other variable x1 to x2 से एक इंटीग्रल है और some function of y of x, y dot of x and x itself explicitly. अगर इसको एक्सट्रीमाइज करना है so you basically have to find that yx वो कौन सा yx कर्व होगा जिसे अगर इस फंक्शन में पुट करेंगे and we calculate this integral from the values of x1 to x2 and these are definite endpoints, fixed endpoints, तब इसमें yx में स्लाइटली अगर एक इनफाइनेटिसिमल चेंज किया जाए तो इस इंटीग्रल में कोई चेंज नहीं आएगा. सो दैट इज दिस प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमाइजेशन एंड वी कैन से दैट क्योंकि हम लोग f को एज अ फंक्शन ऑफ y ऑफ x एंड y डॉट ऑफ x एंड x एक्सप्लिसिटली लिख सकते हैं, वी कैन विल turn this into a differential equation, the Euler-Lagrange differential equations that are written d over dx of partial df over dy dot minus partial df over dy equals 0. अब देखो इसी चीज़ को in a very trivial manner of course extend किया जा सकता है to many different curves at once. So you have f not only a function of y of x and y dot of x and x itself, लेकिन यहाँ पे ये z of x and z dot of x का भी फंक्शन हो सकता है while also being a function of these three variables and maybe some theta of x and some theta dot of x. It can be extended to many different curves at once. तो कई सारे अलग अलग curves हैं and you have to extremize them all. You have to extremize them all in this integral और rather इस इंटीग्रल को एक्सट्रीमाइज करना and you have to find these curves कि कौन से कर्व होंगे जिसमें सब में अगर इनफाइनेटिसिमल चेंजेस किया जाए हर एक में. सो दिस इंटीग्रल हैज़ टू बी अ स्टेशनरी इंटीग्रल एंड सो ऐसे अगर आपके पास n नंबर ऑफ ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसे कर्व्स हैं जिनमें इनफाइनेटिसिमल चेंजेस किए जा रहे हैं तो आपके पास n नंबर ऑफ यूलर-लैग्रांज इक्वेशंस होंगे. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डू इज एक्सटेंड दिस प्रिंसिपल टू फिजिक्स. अब दो मेन एरियाज ऑफ फिजिक्स होंगे जहाँ पे आपको कॉमनली वेरिएशनल प्रिंसिपल्स दिख जाएंगे. एक तो आपने ऑप्टिक्स में वेरिएशनल प्रिंसिपल में भी देखा होगा विच इज़ द फर्माट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम. तो फर्माट ने ओरिजिनली इनफैक्ट इट वाज नॉट वेरिएशनल कैलकुलस तभी डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन फर्माट ने ओरिजिनली ये बताया कि अगर लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो ये लाइट वो पाथ कंसिडर करती है जिससे इसे लीस्ट टाइम लगेगा उस पॉइंट तक जाने में. इन द केस ऑफ वेल थ्रू वन पर्टिकुलर मीडियम ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन होगा ऑफ कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर लाइट को यहाँ से यहाँ तक जाना है, से यहाँ से यहाँ तक, अनदर पाथ दैट इट माइट कंसिडर इज कि इट कैन गो एंड हिट अ मिरर एंड गो दैर. अगर यहाँ पे कोई मिरर है so if it goes and it hits the mirror and we really say कि हम लोगों ने इसे मिरर के डायरेक्शन में शूट किया है, so say you have a photon and it is shot in this direction or a beam of light, it can go hit the mirror and then go in that direction. तो जिस भी डायरेक्शन में जाएगी it will go such that ये जो हमारा कर्व होगा अगर देखा जाए सो इसमें इनफाइनेटिसिमल चेंजेस किया जाए तो टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा. इट विल कंसिडर दैट पाथ एंड सो दैट कैन बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ वेल वेरिएशनल कैलकुलस कांट इट बी. ऑल्दो ओरिजिनली फर्मैट ने ऑब्वियसली ऐसा नहीं किया था क्योंकि फर्मैट ने ये प्रिंसिपल स्टेट किया एंड इट रियली एक्सप्लेन्स द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लेकिन वेरिएशनल कैलकुलस अभी इन्वेंटेड नहीं थी. द अदर एरिया ऑफ फिजिक्स जहाँ पे यू कैन से इज इट इज़ मैकेनिक्स इटसेल्फ. And now what we are really going to talk about is Hamilton's principle.
तो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में एक एंटायरली न्यू ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स का मोस्ट बेसिक स्टेटमेंट है. इन न्यूटनियन मैकेनिक्स यू हैव 3 लॉज. हियर वी कंसिडर दिस वन लॉ दैट आपके पास कोई भी सिस्टम है एंड इट इवॉल्व्स इन टाइम, मतलब उसमें चेंजेस होते हैं. कई सारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का बेसिकली कई सारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. So what you can always do is you can always calculate this integral of a particular function. We'll call it L here, and it is a function of many different generalized coordinates which are a function of time themselves and time explicitly, and you calculate this integral from a time t1 to another time t2. तब इस इंटीग्रल में जो वेरिएशन होगी ये ज़ीरो होगी. एंड दिस फंक्शन नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, द लैग्रांजियन, हैवंट वी? लेकिन यहाँ पे वी कैन डिस्कस इट फ्रॉम अ प्योरली लैग्रांजियन पॉइंट ऑफ व्यू. देयर इज़ नो डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड, देयर इज़ नो न्यूटन्स इक्वेशन इन्वॉल्व्ड. वी आर बेसिकली कंसिडरिंग कि आप ऐसा कोई फंक्शन फाइंड कर सकते हो विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्लिसिटली एंड द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स विच आर देमसेल्व्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड इसका टाइम इंटीग्रल फ्रॉम बिटवीन दीज टू एंड पॉइंट्स ऑफ टाइम एक एक्सट्रीमाइज्ड वैल्यू होगी. नाउ व्हाट यू कैन डू इज ऑब्वियसली यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन. ये एक वेरिएशनल प्रिंसिपल है, because we are considering it like that. We can always write for all the n generalized coordinates involved d over dt of partial dl over dqj dot minus partial dl over dqj equals 0. qj is one particular generalized coordinate involved in this, and ऐसे आपके पास जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इस सिस्टम में उतने लैग्रांज इक्वेशंस बनेंगे. नाउ दीज वर कॉल्ड द यूलर लैग्रांज इक्वेशंस. इन्हें सिर्फ लैग्रांज इक्वेशन कहा जाता है वेर यू हैव द लैग्रांजियन इन्वॉल्व्ड. सो काइंड ऑफ अ स्पेशल केस, बट द टर्मिनोलॉजी वॉन्ट रियली मैटर मच हियर. सो दीज आर द लैग्रांज इक्वेशंस. जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उतने ही आपके पास लैग्रांज इक्वेशंस होंगे. वन थिंग टू नोटिस कि यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंसिपल को किन्हीं भी कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, एंड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल स्टिल वर्क्स और प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी एक्शन स्टिल वर्क्स. बट वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि अगर इसे एक्चुअली सॉल्व करना है तो यूलर लैग्रांज इक्वेशंस लिखने के लिए आपके जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए. इफ़ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट यू कैन नॉट सॉल्व. वाई डू दे नीड टू बी इंडिपेंडेंट? क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोगों ने वेरिएशनल प्रिंसिपल्स के ये जो हमारा पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन है वी कैन कंसिडर इट यूलर लैग्रांज इक्वेशंस डिराइव करने के लिए. वी एक्चुअली एस्यूम्ड कि एट द लास्ट स्टेप कि जो भी आपके जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इन सबको एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा. व्हेन यू कैन एक्चुअली मेक द एंटायर कैलकुलेशन लाइक दैट कि अगर आपके y ऑफ x है एंड y डॉट ऑफ x है एंड आपके पास z ऑफ x है, z डॉट ऑफ x एंड थीटा ऑफ x एंड थीटा डॉट ऑफ x है, और एंड अदर सच वेरिएबल्स, और सिंपली y1 ऑफ x, y2 ऑफ x एंड y3 ऑफ x. ऑब्वियसली यहाँ पे एक समेशन का टर्म आता है, जैसे हम लोगों ने सिंगल कर्व के लिए भी ट्राई किया. देयर इज टू बी दैट समेशन टर्म, एंड फॉर आर्बिट्रेरी वैल्यूज ऑफ थीटा ऑब्वियसली हमें मिल जाता है कि उसका कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए. लेकिन जब हम लोग कई सारे कर्व्स के लिए वही डेरिवेशन करेंगे तो as it should be immediately obvious to you all कि यहाँ पे एक काइंड का सम इन्वॉल्व हो जाएगा, राइट? अ सम ओवर ऑल आइज, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी d ओवर d ऑफ x df ओवर dy1 डॉट माइनस df ओवर dy1 प्लस में ऐसा ही हो जाएगा फॉर द सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, एंड इसका जो ईटा एक्स होगा, एंड देन यू हैव दैट इंटीग्रल, एक सम इन्वॉल्व हो जाएगा. In fact we could just straight up write here yi, yeah, like that. So you are basically summing over all these different equations that terms you have, and अगर इससे अब 0 होना है then you can always say कि इसका coefficient 0 होगा, but not this term itself.
ये पूरा समेशन ज़ीरो होगा। एंड द ओनली वे यू कैन राइट दैट द इंडिविजुअल टर्म्स आर ज़ीरो देमसेल्व्स, कि अगर ये जो हमारा yi है ये y1 है, y2 से इंडिपेंडेंट होगा एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ y3 एंड ऑल दिस, सारे जो हमारे कर्व्स हैं अगर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे तभी हम लोग इन टर्म्स को सेपरेटली ज़ीरो से इक्वेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वाई आपके पास हैमिल्टन्स प्रिंसिपल तो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क करेगा, लेकिन जो यूलर लैग्रांज इक्वेशन से लिखने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्वॉल्व है उसके सारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स बेसिकली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। And that is all that you have to keep in mind. वरना coordinate system itself, provided that all the coordinates are independent, किसी भी coordinate system में work कर सकता है, be it Cartesian, be it polar, or be it spherical or rectangular. Well, these are the coordinate systems I can think of from the top of my head. There are obviously many more coordinate systems. अलग अलग situations के लिए आप अलग अलग coordinate systems form कर सकते हो, right? Depending on your need, and किसी भी ऐसे coordinate system में provided that they're all independent, it works. Now कितने total degrees of freedom हो सकते हैं किसी भी system के, that basically depends on the system itself, right? So अगर आपके पास n number of particles हैं and इस पूरे system की बात हो रही है, so what does the time evolution of such a system mean? Now what it means is कि ये particles इधर उधर move करेंगे और whatever is happening, they're rotating about the center of mass, and it basically moves through space and through time, all that might be happening. लेकिन ये system somehow change कर सकता है, provided we are considering a dynamic case of course. तो एक dynamic case में obviously by definition ये change कर रहा है, and ये it will always change in such a manner that this integral is a stationary. By the way, इस integral को ही action कहते हैं. This is why it's called the principle of stationary action. Least action is the term that is typically used, but we are not going to do that. We'll call it principle of stationary action क्योंकि least is a misleading word. It can also be most, it can also be a saddle point, right? So this is why it's called action. So this is why we'll prefer the term stationary action. This integral basically, इसी को action कहते हैं, and हमें action को ही extremize करना है. All right. Now the thing is कि इस अगर आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एंड कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है तो आपके पास 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, राइट? सो you have 3n degrees of freedom. To really represent all of this on a particular plane maybe you have, or you don't even really want to represent it on a particular plane, but just for the sake of abstraction I would say, not even abstraction but convenience, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ हायर डायमेंशनल स्पेस इमेजिन कर सकते हैं जिन्हें कन्फिग्यूरेशन स्पेसेस कहा जाता है. एंड किसी भी कन्फिगरेशन स्पेस में आप किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो. कैसे? मान लो मेरे पास एक चौक है एंड इफ आई कंसिडर कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज बिग इनफ, सो व्हाट आई कैन डू इज, वेल आई कैन सी कि ये चौक एक पॉइंट की तरह दिख सकता है. द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इंडीड वेरी बिग, मैं बहुत दूर से देख रहा हूँ, इट कैन लुक लाइक अ पॉइंट, तो इसका रोटेशन ऑब्वियसली मैटर नहीं करेगा. ये पॉइंट कितने डायरेक्शंस में मूव कर सकता है? पहले इट कैन मूव हियर एंड हियर एंड हियर, 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस. तो इस चौक के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक कार्टेशियन सिस्टम इमेजिन कर सकता हूँ और उसमें मैंने इस चौक को एज अ पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया एंड उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये चौक एज अ पॉइंट मूव कर रहा है. बट वी नो दैट इजंट ट्रू, ये एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कई सारे पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं बट कई सारे कंस्ट्रेंट्स भी इन्वॉल्व है. सो यू कांट कंसिडर कि आपने एवोगाड्रोस नंबर कंसिडर कर लिया, मल्टीप्लाई बाई 3 एंड ऑल दैट एंड उतने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. नो, यू हैव मेनी कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व. मैक्रोस्कोपिकली हमें दिख रहा है इस चौक के पास 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. ऑलराइट, सो इट हैज़ 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. 3 तो ये मूव कर सकते हैं 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस. अब देखो ये चौक रोटेट कर सकता है अबाउट दिस 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. इट्स नॉट 4 क्योंकि ये 3 इंडिपेंडेंट एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर सकता है. सो देर आर 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन ऑफ दिस चौक. ऑलराइट, अगर मैं इसे एज अ पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकता तो मुझे बस इतना करना होता कि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम
बनाता एंड उसमें मैंने इस चौक को एज अ पॉइंट बताया, एंड जब मैं इस चौक के मोशन की बात करूँगा, ये एज अ पॉइंट इस सिस्टम में मूव करता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाता है एंड यहाँ से यहाँ तक कौन सा पाथ फॉलो करता है जाने के लिए? वेल, ये जो पाथ फॉलो करेगा y ऑफ x, ये वो पाथ होगा जिसके लिए इसका एक्शन स्टेशनरी होगा। दैट इज हाउ वी स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी एक्शन। ये वही पाथ इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करेगा जिसके लिए एक्शन स्टेशनरी होगा। लेकिन यहाँ पे चौक के पास 2 या फिर इवन 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं है, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सो यू कैन ऑलवेज से दैट वेल, इसका जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या फिर आउटवर्ड मोशन होगा, ये कुछ ऐसे स्टेशनरी एक्शन प्रिंसिपल से बता सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द रोटेशन पार्ट्स? सो यू कैन वेल गिव जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स फॉर दैट ऑल्सो। लेकिन क्या हम एक्चुअली इस चौक का मोशन एज अ कर्व रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली, मैथमेटिकली? इज इट पॉसिबल? क्योंकि हमारे पास वेल ग्राफिकली तो सिर्फ 3 डायमेंशंस ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो व्हाट यू डू इज कि आप एक हायर डायमेंशनल मैथमेटिकल स्पेस इमेजिन कर सकते हो। नाउ आई हैव टू रियली एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट दैट इट्स अ हायर डायमेंशनल मैथमेटिकल स्पेस। इट्स नॉट एक्चुअल स्पेस, इट्स नॉट रियल स्पेस, इट्स मियरली अ मैथमेटिकल स्पेस। एंड उस स्पेस को कन्फिगरेशन स्पेस कहा जाता है। एंड आपके सिस्टम के पास जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, आपने उतने डायमेंशंस का स्पेस इमेजिन किया। तो अगर हमारा ये चौक सिर्फ एक पॉइंट होता तो इसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं एंड हमारे कॉमन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एज अ पॉइंट इससे ये मूव करता है। लेकिन अगर इसके पास 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है एज इट हैज़ इन दिस केस, तो आप इमेजिन करो कि एक 6 डायमेंशनल स्पेस है। लेकिन जब हमारा स्पेस 6 डायमेंशनल है, तब फिर से हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं? हमें ये इमेजिन नहीं करना है कि वेल ये यहाँ से यहाँ तक तो जा रहा है, लेकिन ये रोटेट कैसे करेगा? क्या इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे रोटेट करेगा? इट्स लाइक नो, 6 डायमेंशंस हैं उस स्पेस के, उस कन्फिगरेशन स्पेस के। मतलब चौक को फिर से एज अ पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि आपने स्पेस के नंबर ऑफ डायमेंशंस इंक्रीज कर दिया। तो आप उस चौक को फिर से एज अ पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड नाउ इट्स नॉट y ऑफ x एंड x ऑफ x ओनली दैट। यहाँ पे एक y ऑफ x है, यहाँ पे एक x है ऑब्वियसली, फिर आपके पास एक z ऑफ x है, फिर एक थीटा ऑफ x है। एंड जितने भी आपके पास जितने भी अलग अलग वेल डायमेंशंस हैं, सो हैव x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, 3 और एक्सिस कंसिडर कर लो। यू हैव ईटा एक्सिस, थीटा एक्सिस, बीटा एक्सिस। तो आपके पास 6 अलग अलग एक्सिस हैं। एंड जब 6 अलग अलग एक्सिस होंगे, तब इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पेस ये चौक फिर से एज अ पॉइंट रिप्रेजेंट हो सकता है। एंड देन व्हेन आई से कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, सो इफ आई से कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इट डजंट लिटरली मीन कि ये चौक यहाँ पे है एंड यहाँ पे जाएगा, सो यू कैन ट्रेस इट लाइक दैट। नो, दैट इज टोटली नॉट व्हाट इट मीन्स। रादर the path of the motion of an entire system, as we'll call it really when we are doing more physics. So when I say that, I mean कि अगर आपने एक higher dimensional configuration space consider कर लिया which has the same number of dimensions as the degrees of freedom of the system, then in that particular case the motion of the system goes like this कि इस particular system को as a point represent करोगे and it evolves like that. सो दिस इज अ कन्फिगरेशन स्पेस। एक कन्फिगरेशन स्पेस को ऑब्वियसली ऐसे ड्रॉ तो नहीं कर सकते हो, बट दैट्स मियरली टू शो यू द आइडिया ऑफ अ कन्फिगरेशन स्पेस। एंड सो यू हैव ये पूरा सिस्टम इस कन्फिगरेशन स्पेस में वो पाथ फॉलो करेगा जिसके लिए एक एक्शन स्टेशनरी होगा। सो आई थिंक दैट इज ऑल दैट नीड्स टू बी सेड about the Hamilton's principle in this single video, and we will come up with more videos with it because it's really an interesting principle, the principle of stationary action, and you have all of classical mechanics in this one principle. So that was all for today's video of mine, and thanks to you all viewers.